गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मीमांस एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम लोग जो वीडियो पढ़ाएंगे जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का जो कंप्लीट है रिवीजन सेट उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग पिछली भी वीडियो देख चुके होंगे कि हमने जितने भी आपको पढ़ाई हुई हैं वो सभी एक रिवीजन सेट है जो कि आपकी LT या GIC या TGT में आपके काम आएंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं सभी पहले से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन में प्रेस करिए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और उनको याद भी करेंगे। जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं। कि कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो उसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को हम उष्णकटिबंध कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ने के कारण यहाँ तापमान जो है कैसा रहता है, वर्ष भर उच्च रहता है, यानी ऊंचा रहता है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन और कारणों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस प्रकार के अब सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, अभी वॉइस क्लियर कर लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि कथन हमें ए और आर कारण दिया होगा। इसमें कथन ए में है कि सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और कारण है शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है, यानी कथन है सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह जो है, सर्वाधिक गर्म ग्रह, यानी सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है। ये बात कहते हैं सही है। तो शुक्र ग्रह का जो सघन वायुमंडल पाया जाता है, कारण यही है क्या? तो इसमें दिया गया कि ए यानी ए आर तथा दोनों सत्य हैं, या आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब इसमें ये कथन हमारा जो है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कारण पूछा गया कि कारण क्या है, यही कारण है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें दिया गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी ए आर तथा दोनों सत्य है, यानी इसका जो कथन है वो तो सत्य है ही, लेकिन कारण भी यही है कि शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए यह क्या है, गर्म ग्रह है। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, परंतु आर और ए की, यानी ए के अनुसार आर की जो व्याख्या है वो सही नहीं है। शुक्र का सघन वायुमंडल पाया, ये भी सही है, और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये भी सही है, लेकिन इसका ये जो कारण है कि शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है, इस वजह से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो व्याख्या है, ये कथन और व्याख्या है, इसे अपने आप में सही नहीं है। देखते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। यह ग्रह सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र की वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 90 से 95% तथा अन्य गैसें, नाइट्रोजन, जलवाष्प व अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का निम्नलिखित महासागरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में जो महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो वो दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में पाया जाता है। इन महानगरों में से सबसे अधिक जो तापांतर देखने को मिलता है वो दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जो स्थलाकृति है वो नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, विसर्ग। कौन सा है? विसर्ग। नदी विसर्ग का निर्माण नदी के अपरदन के फलस्वरूप होता है, जबकि जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध तथा आग्नेय से शंकु का निर्माण निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो वो है विसर्ग। कौन है? विसर्ग। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? यानी आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से तो किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो वह संरचनात्मक सोपान। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचनात्मक सोपान। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? तो चैलेंजर जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित गर्त है। इसकी गहराई जो है 5269 फैदम। फैदम जो है एक समुद्र को मापने की एक इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको हो सकता है इसमें सही समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग है इसके लिए। चलिए कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है?
तो इसमें फर्स्ट सही है कि ब्राज़ील की जो धारा है, क्योंकि ये जो सभी हैं लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड धारा या कनारी धारा, अटलांटिक महासागर की, ये कैसी हैं, ठंडी जल धाराएं, जबकि ब्राज़ील धारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। तो ब्राज़ील जो की धारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, और ये सभी जो है गर्म धारा है, इस वजह से ये भिन्न है। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवेश करती है? तो वो 60% जो है विश्व की एशिया में निवास करती है। विश्व की 58.2% लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया से 20 से 40 उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की 50% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि एशिया का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% है। जनगणना 2000 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है स्नेह प्रति 1000 पुरुष पर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 2001 के अनुसार 933 से बढ़कर 943 हो गया, लेकिन इसमें 2001 पहुंचा गया, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। लेकिन अब जो है 2011 के अनुसार 943 हो गया। सूची फर्स्ट और सेकेंड में सम्मिलित करना है, जिसमें मैं एक महाद्वीप दिए हैं और ये हमारे मैदान है, तो ये हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में जो है वो बेल्ट है, कौन सा? थर्ड। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो डाउन्स है, कौन सा है? डाउन्स, यानी फर्स्ट। दक्षिण अफ्रीका में पंपास है, फोर्थ, और उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है। दक्षिण अफ्रीका का कहाँ है? वेल्ट। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और दक्षिण अमेरिका का पंपास, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी। जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर है सेकंड नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो गन्ना का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो ब्राजील में पाया जाता है, क्योंकि गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी जन्मभूमि भारत है। संसार भर में ब्राजील क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में सबसे प्रथम स्थान रखता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? तो भारत का कौन सा नगर नहीं है? तो वो कोरापुट, यानी जिसमें कोरापुट है ऑप्शन नंबर 4, ये जो है लौह इस्पात से संबंधित नहीं है, क्योंकि भारत के विजयनगर, विशाखापट्टनम तथा राउरकेला नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, जबकि कोरापुट नगर में हवाई जहाज के इंजन बनाने के कारखाने। कोरापुट में क्या है? एक हवाई जहाज के इंजन बनाए जाते हैं, याद रखें इस बात। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजी की यू आकार की जो घाटी मिलती है, तो वो ऑप्शन नंबर हिमानी क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पर? हिमानी सामान्यतः किसी नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह बहते हुए जल द्वारा निर्मित घाटियों को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। कौन सी यू आकार की घाटी? हिमानी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम क्या है? तो लौह अयस्क की सबसे उत्तम होती है मैग्नेटाइट। कौन सी होती है? मैग्नेटाइट। यह जो है वो 4 प्रकार की मुख्य होती है, जैसे मैग्नेटाइट, उसके बाद आता है हेमाटाइट, उसके बाद लेमोनाइट, उसके बाद साइडाइराइट। तो साइडराइट जो है ये सबसे चौथे नंबर आती है, लेकिन सबसे मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क की है सबसे प्रथम है, और द्वितीय हेमेटाइट। सैद्धांतिक अगर मापदंड के अनुसार देखें तो मैग्नेटाइट में सर्वाधिक धातु संपन्नता 72.0%, हेमेटाइट में 70%, लेमोनाइट में धातु जो है 39.89%, और सिडेराइट में जो है 48.7% है। पीत क्रांति किस फसल से संबंधित है? जो कि पीत क्रांति जो हमारी है वो है तिलहन और उत्पादन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पीत क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। इसी के फलस्वरूप हमारा देश खाद्य तेलों में और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सका है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है मुझे, तो हम देखते हैं जैसे हीराकुंड जो है, हीराकुंड किस नदी पर बनता है?
तो हीराकुंड है जो वो महानदी पर बनता है, ऑप्शन था। सरदार सरोवर की अगर बात करें तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर बनता है। राणा प्रताप की अगर बात करें तो वो चंबल नदी पर, और नागार्जुन की अगर बात करें तो वो कृष्णा नदी पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कोरोमंडल का जो विस्तार है कुमारी अंतरीक्ष कृष्णा नदी से डेल्टा तक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीक्ष तक सीधी तथा समान ढाल के साथ पाई जाती है, और इस तट के निकट रोधिकाएं पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आंतरिक भागों में लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर के लेह में स्थित है, यानी जोजिला जो है दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 3529 मीटर है। जोजिला दर्रा से ही श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। भारत में जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जिप्सम सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर में पाया जाता है। राजस्थान का भारत का 95% जो है जिप्सम उत्पादन करता है। 22 देखते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि समानता होती है घास के मैदान में, मरुस्थल में, वन में। तो स्थानांतरणशील तो ये सबसे ज्यादा होती है वनों में। कहाँ होती है, वन में होती है। किस स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर पाया जाता है, तो वो स्थान कौन से हैं, उसका समय कितना है, तो उसका करेक्ट है 3rd नंबर, यानी 12 घंटे 26 मिनट का एक अंतर पाया जाता है दो क्रमिक ज्वारों में। प्रत्येक स्थान पर समान तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, और एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, दूसरी बार अपकेंद्री शक्ति के कारण। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। इसका कारण है चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। उष्ण उपोष्ण पर्णस्थल पाए जाते हैं, यानी उष्ण उपोष्ण जो मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, तो वो पाए जाते हैं 15 से 30 अक्षांश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं उष्ण उपोष्ण। इस प्रदेश में क्या होता है, वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक होता है, और इस प्रदेश में मुख्यतः नागफनी तथा कटीली जैसी जो वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे लघुतम देश कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो विश्व का सबसे लघुतम देश जो है वो कौन सा है, वो है वेटिकन सिटी। कौन सी है, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटी है। इसके बाद मोनाको, मकाओ तथा माल्टा का स्थान है। 26 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, जैसे सेमांग, कांगो, बद्दू कीनिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, सकाई जापान। तो सकाई जो जनजाति है यह जापान में नहीं पाई जाती, क्योंकि सकाई जाति जो है मलाया के जंगलों में पाई जाती है, और ये लोग जो है सेमांग लोगों के दक्षिण में निम्न घने जंगलों से पूर्व घाटियों और मैदानों में निवास करते हैं। ये लोग लंबे छर हरे एवं साफ रंग के होते हैं। से सभी सेमांग जो है वो कांगो में पाई जाती है, बद्दू कीनिया, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में, और सकाई जो है वो मलाया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव भूगोल को सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो मानव भूगोल जो है वो एल्सवर्थ हंटिंगटन है। कौन से हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन। मानव भूगोल के सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक
पुस्तक के जो लेखक थे वो एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे एशिया का स्पंदन, द पल्स ऑफ एशिया, सभ्यता का एवं जलवायु यानी सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट, तथा प्रजातियों के लक्षण, करेक्टर ऑफ रेसेस। यह जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तकों के नाम हैं। कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? जैसे केप टाउन, कोलंबो, सिंगापुर और फिलाडेल्फिया। तो ये जो केप टाउन है वो एक बंदरगाह नहीं है, क्योंकि सिंगापुर, कोलंबो तथा फिलाडेल्फिया जो है बंदरगाह नगर है, जबकि केप टाउन में एक कोई भी बंदरगाह नहीं है। कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? कौन सा देश जो है वो खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? तो वो चीन नहीं है। क्योंकि कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? तो चीन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके अलावा मध्य पूर्व के लगभग सभी तेल उत्पादक देश, इंडोनेशिया, म्यांमार, रोमानिया और मैक्सिको, वेनेजुएला, कुवैत आदि देश जो हैं वो खनिज तेल के प्रमुख निर्यातक हैं। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अधिक होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो चाय का उत्पादन होता है सबसे अधिक असम में। कहाँ होता है? असम में। विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कौन करता है? तो रबड़ का जो उत्पादक है वो है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। विश्व में रबड़ उत्पादन में थाईलैंड का जो प्रथम स्थान है, और इस देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में रबड़ की कृषि की जाती है। इसके बाद इंडोनेशिया तथा मलेशिया का स्थान है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक, तो थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ कौन सा है? यानी अलकनंदा और भागीरथी संगम पर स्थित जो है वो है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, और यहीं से मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, और यह ऋषिकेश और हरिद्वार में अवतरित होती है। तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम क्या है? तो तिलैया नदी बांध जो है वो वाराकर नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो शहर हैं जैसे सहारनपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज तथा देवरिया के जो प्रमुख गन्ना उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश के। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेपा नगर जो है अखबारी कागज उद्योग के लिए है, क्योंकि यह जो है कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित है, जिसने 1935 में ये शुरुआत उत्पादन की थी। नेक्स्ट कहते हैं विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है? यानी विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है? तो वो है सऊदी अरब में। किसमें? सऊदी अरब में। क्योंकि विश्व में सऊदी अरब में जो है वेनेजुएला 48.0 बिलियन टन है, उसके बाद सऊदी अरब में 40 बिलियन टन है। सबसे ज्यादा वैसे वेनेजुएला में है, लेकिन इसमें जो है दिया है तो वो सऊदी अरब है। विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पर है? तो वो है ब्राजील में। लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार क्वेश्चन के अनुसार जो है वो ब्राजील में है। क्योंकि अगर लौह अयस्क का संचित भंडार की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 25,000 मिलियन टन है, ब्राजील में 15,000 है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अनुसार ब्राजील ही हमारा करेक्ट है। भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो भारत और चीन की जो मध्य की रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। और भारत तथा पाकिस्तान के रेड क्लिफ है, और भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची गई है। विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश का विस्तार जो होता है वो 5 से 20 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है और इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति लंबी एवं सूखी घास है, जैसे सवाना जिसे हम कहते हैं। जंगली जानवरों की संख्या अफ्रीका की सवाना प्रदेश में सर्वाधिक है, इसलिए इस प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी कहते हैं। किसको? सवाना को। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो वो कहाँ पर है? वो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जो है पक्की सड़कें का घनत्व जो है सबसे अधिक है। कौन सा पतन पोत निर्माण से संबंधित है? यानी कौन सा पतन जो है वो पोत निर्माण से संबंधित है? तो वो कोचीन जो है पतन वो पोत निर्माण से, यानी कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एक विशाल पेरियार के मुहाने पर स्थित है, यानी विस्तृत है। कोचीन में जलयान निर्माण उद्योग का बंदरगाह है। पेट्रोल शोधन, विद्युत उपकरण निर्माण तथा रासायनिक खाद्य उद्योग का विकास भी यहाँ हुआ है। यह भारत के भूगोल से संबंधित है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। क्या है? जन्म दर में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो स्थित नहीं है वो है मिन्स, यानी ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वर्तमान समय विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। मॉस्को, रयाजान, सिजरान, कुइवेस्ट्योव, वलिसन, ओमस्क, नोविस्टोक, कैसिन्युस, इफुत्स्क आदि इस रेलमार्ग के मुख्य स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जो यूरेनियम है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि यूरेनियम जो है परमाणु ईंधन का स्रोत है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। आल्प्स पर्वत के इसमें क्या होता है काली मिट्टी में? क्योंकि काली मिट्टी हल्की एवं उपजाऊ मिट्टी है जिसमें चूने और अंश का पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला जो स्थानीय पवन है वो कौन है? फोन है। फोन एक जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म पवन है और यह हवा दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठता है एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है और यह वायु फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें साक्षरता के आरोही क्रम में दर्शाना है और हमें देखना है कि कौन सा आरोही क्रम है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले साक्षरता के आरोही क्रम में, यानी जो हमें जो राज्य दिए गए हैं साक्षरता का आरोही क्रम में आंकड़े के अनुसार 2011 के अनुसार देखें तो केरल में सबसे ज्यादा है, यानी हमें ग नंबर साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में ग। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु, यानी ग, उसके बाद ख, फिर आता हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी का, गा, खा, का और उसके बाद घा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो करेक्ट है। यहाँ गलत दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वनाच्छादन का अगर देखें सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हमारा करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो चतुष्फलक की जो प्रतिपादन है वो है लोथियान ग्रीन। कौन है? लोथियान ग्रीन। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति का चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन लेथियन ग्रीन द्वारा किया गया और यह सिद्धांत संकुचन की शक्ति पर आधारित है। ग्रीन ने बताया कि यदि एक गोल की धरातल पर चारों तरफ से समान दाब डाला जाए तो वह गोला चतुष्फलक आकृति में बदल जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? तो चूने की चट्टान पर अपक्षय की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन। यानी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र जैसे विषुवतीय क्षेत्र एवं चूना पत्थर वाले क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय जो है महत्वपूर्ण होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होती है? तो एक चंद्र दिवस की जो अवधि होती है वो 24 घंटा 52 मिनट होती है। यानी एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट। मसाई आदिम जात का एक मूल निवास स्थान है। मसाई जो है वो कहाँ का है? आदिम जात का मूल निवास स्थान तो वो है पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र। यहाँ पर मसाई जो है जनजाति पाई जाती है। मसाई लोग पशुपालन के रूप में पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। इनकी निवास स्थान विक्टोरिया झील से पूर्व की ओर है। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रकृति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यानी मानव एक क्या है? यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रकृति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर नव निश्चयवाद। क्या है? नव निश्चयवाद। यानी मानव बड़े शहर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही की तरह है जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रकृति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन है नव निश्चयवाद से। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, जबकि कामेट की ऊंचाई 7,736 मीटर, बद्रीनाथ की है 7,138 मीटर तथा केदारनाथ की ऊंचाई 7,022 मीटर है। टूडा जनजाति का निवास क्षेत्र, टूडा जाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है? तो टूडा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर है? इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियों में। यह मुख्य रूप से कहाँ? तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है तो वो है फोर्थ नंबर गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। उपयुक्त जलवायु के कारण दक्षिण में भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे क्या होता है? भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है कि भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है क्योंकि गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सम्मिलित करना है जिसमें हमें खनिज दिए हुए हैं और क्या नाम अलग अलग हमें खनिज हैं और उनसे मिलने वाले जो अंश हैं उनको देखेंगे। तो ग्रेनाइट जो है इसका रूपांतरण हुआ है। ग्रेनाइट सेल जो है वो उसका रूपांतरण अगर हम देखेंगे तो किसका सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है
पहले का थर्ड नीस। ग्रेवो की अगर हम बात करें तो वो सरपेंटाइन, और बलुआ जो पत्थर है अगर हम उसकी बात करें तो वो है क्वार्टजाइट, और सेल की बात करें तो वो है सेलेट। यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, ये रूपांतरित है। ऊपरी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं जेट स्ट्रीम के नाम से। किस नाम से? जेट स्ट्रीम के नाम से। ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन जो है वो धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएं जो है वो 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच दोनों ही गोलार्धों के चारों ओर वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी निम्नलिखित युग्म से सही सुमेलित नहीं है। तो ब्यूपीएस इटली में, एयरबस अलास्का ये सही है, कोटा पैक्सी इक्वेडोर ये गलत है, और मोना लोआ हवाई द्वीप ये भी सही है। तो कोटा पैक्सी यानी माउंट एरेबस ज्वालामुखी अलास्का में नहीं, बल्कि सॉरी ये जो एरेबस अलास्का ये जो है वो मैच युग में इसका सही नहीं है, क्योंकि एरेबस जो है ज्वालामुखी अलास्का में नहीं है बल्कि अंटार्कटिक के रॉस में स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिक के रॉस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3795 मीटर है। शेष जो सभी है वो सुमेलित है, कोटा पैक्सी इक्वेडोर में ही स्थित है। भूकंप किस प्रकार का संचरण है? तो भूकंप जो है वो विवर्तनिक संचरण है। कौन सा है? विवर्तनिक संचरण है। नेक्स्ट, एक्समो के घर को क्या कहते हैं? एक्समो के घर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे इग्लू के नाम से जानते हैं। एक्समो लोगों की मकान बनाने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। लकड़ी के अभाव के कारण ये अपने हर पत्थर, खाल व बर्फ से बनाते हैं। इनके पूर्व के मकान इग्लू कहलाते हैं। सुमेलित करना है कि इसमें नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। जैसे अगर हम बात करें कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो है भीमा नदी। कौन सी है? भीमा नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें तो वो है तीस्ता नदी। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती। और यमुना नदी की जो है वो चंबल नदी सहायक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। हमें इसमें कथन दिया गया और इसमें कारण दिया। कथन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ये बात सही है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, ये कथन सही है। कारण, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन की पेटी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, तो यह जो है जिसके कारण यह प्रदेश वाणिज्य हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। स्थल भाग से आने के कारण ये पवन शुष्क होते हैं एवं वर्षा लाते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में ग्रीष्म काल शुष्क एवं शीतकाल आर्द्र होते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा कथन थर्ड सही है, क्योंकि ये जो हमारा कथन सही है और कारण गलत है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप अगर यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करते रहेंगे तो मुझे लगता है
कि ये आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में सहयोगी होंगे। चलें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए